हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हम वीडियो है वो इसलिए बना रहे हैं कि पिछले कुछ काफ़ी दिनों से हमें काफ़ी सारे मैसेज और रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा इंटरव्यू भी ठीक गया था, मेरे यहाँ सारी जो एक्सपीरियंस है वो भी कंपनी के हिसाब से मैच करता है, बट उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैंने इंटरव्यू में सारी चीज़ें फुलफ़िल किया जो उनके इंटरव्यूअर ने पूछा, बट फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, उन सभी चीज़ों के डाउट्स को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। शायद ये वीडियो आपकी और उन लोगों की हेल्प कर पाएगी जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं या इंटरव्यू देने कल या परसों में जाने वाले हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और इस वीडियो में बताई हुई सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन सभी लोगों से बात करके बनाई गई हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इंटरव्यू दिया है या दे रहे हैं, या फिर जिन्होंने इंटरव्यू देकर सिलेक्शन किया है। तो इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से समझिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरा टीम या फिर मैं वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने है वो है रीच इंटरव्यू वेन्यू ऑन टाइम। मतलब आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, जहाँ पर भी आपको बुलाया गया है, वहाँ पे जितने समय पे बुलाया आप उस टाइम से 10, 15, 20 मिनट पहले पहुँचो। पहले पहुंचने का फ़ायदा क्या है? पहले पहुंचने के फ़ायदे दो हैं। पहला, एक जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर इंटरव्यू के लिए और इसका जॉब के लिए कितनी अलर्टनेस है और कितना आप इसके प्रति जागरूक हैं। नंबर वन। सेकंड, जब आप कंपनी में या लोकेशन पे पहले पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले रिलैक्स होने के लिए, इंटरव्यू से पहले तैयारी करने के लिए या फिर इंटरव्यू से पहले अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए आपके पास समय मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको तभी मिल पाएगी जब आप वहाँ पे पहले पहुँचेंगे। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा फॉर्मल ड्रेस। आपका हमेशा कंपनी में जाने से पहले फॉर्मल ड्रेस ज़रूर चेक कर लो। फॉर्मल ड्रेस क्या? फॉर्मल ड्रेस का मतलब पैंट, शर्ट और ब्लैक शूज़। शर्ट कोई भी कलर की हो सकती है, फॉर्मल पैंट किसी भी कलर की हो सकती है, ब्लैक शूज़ होने चाहिए। कुछ लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं, कुछ लोग जीन्स के ऊपर शर्ट पहन के चले जाते हैं। तो एज एन इंटरव्यूअर बन के सोचिएगा कि मैं किन लोगों से मिलना चाहता हूँ। उन लोगों से आप ज़्यादा मिलना चाहोगे जो प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में आते होंगे। नंबर थर्ड, आप रिज्यूम की जो हार्ड कॉपी है उसको ज़रूर कैरी करना। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो ऑफिस में जाके बोलते हैं कि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या मुझे इसका प्रिंट आउट दे दीजिए, या मेरे मोबाइल में मेरा रिज्यूम देख लीजिए। ये सब चलता नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसका मतलब आपके पास रिज्यूम की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। जो रिज्यूम की आप हार्ड कॉपी लेके जा रहे हो, अगर आप पॉसिबल हो सके तो उसको फोल्डर में लगा लो। फोल्डर मतलब जो एक फ़ोल्डर आता है जिसमें रिज्यूम और आपके बाकी सारी मार्कशीट और जो भी आपने अभी तक लाइफ में अचीव किया है उसके सर्टिफिकेट लगे होते हैं। तो एक फॉर्मल तरीका होता है वो, किसी को भी जब इंटरव्यू में एक पूरी फाइल आप दोगे तो मतलब अपना पूरा प्रोफाइल आप उसको दे देते हो। तो 70% चीज़ें तो वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर सारी चीज़ जो आपसे पूछना चाह रहा है वो फाइल में पहले ही देख लेता है। नंबर फोर्थ पॉइंट जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा, जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। हम सब कुछ ठीक करते हैं, जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको पता है कि आप किस कंपनी में आए हो, ये कंपनी क्या करती है, तो 70 से 80% लोग नहीं बता पाते। कंपनी क्या करती है, इसका कल्चर क्या है, कब से स्टार्ट हुई, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके तब काम आएगी जब सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा कि आपको किस लिए और क्यों बुलाया गया है, आप किस कंपनी में आ रहे हो। अगर आपने कंपनी की वेबसाइट अबाउट अस में जाके पढ़ा होगा तो आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल अच्छे से दे पाओगे। और जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेता है, या अगर आप भी कभी किसी का इंटरव्यू लोगे, जब आप मैनेजर की पोस्ट पे जाओगे या फिर कभी किसी व्यक्ति का इंटरव्यू अपनी कंपनी के लिए लोगे, तो आप खुद सोचो कि आप उस व्यक्ति को लेना चाहोगे जो आपकी कंपनी में पहले से इंटरेस्ट रख रहा होगा। वो कैसे पता लगेगा? जब वो पढ़ के आया होगा। सेकंड, इसी का पॉइंट क्या है कि जिस डेजिग्नेशन के लिए आप जॉब के लिए जा रहे हो, एग्जाम्पल आप जा रहे हो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एक्स कंपनी के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस जॉब के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन, जब आपके पास में कोई एप्लीकेशन आई होगी तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा होगा इंटरव्यू शेड्यूल में कि हमको रिक्वायरमेंट ये है। तो उसको पूरा पढ़ के आप जाओ, ताकि कंपनी के बारे में
और जिस प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में पूरा पढ़ के जाओगे तो आप नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप आराम से मैच कर पाओगे। वो क्या है, अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपने पहली कंपनी में या उससे पहली कंपनी में कहीं काम किया हुआ है, तो आप अपनी जो स्किल है उसके हिसाब से मैच कर पाओगे। इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मैंने 3 कंपनी में काम किया हुआ है। एक में अकाउंटेंट था मैं, एक में मैंने सेल्स में काम किया हुआ है और एक में मैंने डेटा एंट्री के ऑपरेटर के रूप में काम किया था। अब मैं चौथी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अब जो चौथी कंपनी है, अकाउंट की ज़रूरत है उनको, उसमें अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में ओपनिंग है और मैंने 3 कंपनियों में 3 डिपार्टमेंट संभाले हैं। अब ये जो मैंने 2 कंपनी में अलग डिपार्टमेंट संभाले हैं अकाउंट्स के अलावा, अगर मैं रिज्यूम में थोड़ा कम भी इसमें लिखूंगा तो मेरी बात बन सकती है। लेकिन अकाउंट्स में मैंने क्या क्या संभाला, क्या क्या अचीव किया, कितना मैंने गोल टारगेट दिया, किस तरीके से मैंने परफॉर्म किया, उसको मैंने अगर रिज्यूम में अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया, समझाया जिसकी ज़रूरत है, तो शायद मेरी जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग जॉब वो मीट करेगी। तो मुझको जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिसमें इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने रिज्यूम में ज़्यादा इलेबोरेट करना है, जो रिक्वायरमेंट है। अगर मैं उसको दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा, तो सामने वाला जो व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है उसको समझ में आएगा। बीडी वाला जो प्रोफाइल है, डेटा एंट्री वाला जो प्रोफाइल है, उसको मैं माइनर के रूप में भी दिखा सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा रिज्यूम पे अप्लाई किया अकाउंट्स के लिए और बीडी के लिए सेल्स एंड अचीवमेंट के इतना सब कुछ डाल दिया और अकाउंट्स की केवल 1 लाइन डाली या अकाउंट्स के बारे में 1 या 2 लाइन बताई। तो थोड़ा सा रिज्यूम अगर चेंज करोगे वो तभी कर पाओगे जब वो पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब आपको पता है कि मैं अकाउंट्स के लिए जा रहा हूँ तो आपको वो सवाल पूछने ही वाला है कि आपने कैसे कैसे टारगेट किया, आपका क्या गोल था, क्या टारगेट शीट थी, किस तरीके से आपने काम किया, क्या आपको चैलेंजेस आते थे। तो पहले से एक स्पीच आप बना के रखो। पहले से स्पीच बना के रखो मतलब एक 15-20 लाइनों की स्पीच बना के रखो कि जब आपने अकाउंट्स में काम शुरुआत किया तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या टास्क आपको मिले और आपने उन चैलेंजेस को कैसे अचीव किया, कैसे ओवरकम किया, कैसे सॉल्व किया। इस चीज़ को पहले से स्पीच बना के रखोगे तो आपको बताने में आसानी होगी। आपने देखा होगा कई सारी चीज़ जब हम लोग फंबल कर जाते हैं बात करते समय, वो तभी करते हैं जब कई बार हमें चीज़ें पता नहीं होती और हमें पता था कि सवाल आएगा, बट फिर भी हम इस सवाल की तैयारी पहले से करके नहीं जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तब जब आप सारी चीज़ों को पढ़ के जाओगे, सब चीज़ों को बना करके जाओगे। अगला पॉइंट, अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर मतलब आपने कहीं काम नहीं किया हुआ है और आप एज अ फ्रेशर MBA हो, ग्रेजुएट हो या फिर फ्रेशर के रूप में नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्किल को जिस जॉब में अप्लाई करने जा रहे हो उसमें मैच करके दिखाओ। एग्जांपल, आप जा रहे हो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए, हम लोग फ्रेशर हैं, तो सामने वाला सवाल हमसे पूछ सकता है कि मैं आपको क्यों हायर करूं, तो हमें बताना है। हम ये बता सकते हैं कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, मेरे पास 2 व्हीलर है, मैं 12 घंटे भी काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है ताकि मैं लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पाऊँ और अच्छे तरीके से कंपनी की इन्फॉर्मेशन मैं समझा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है। मैं कभी भी टारगेट से परेशान नहीं होता। जो भी टारगेट मुझे अभी तक लाइफ में मिले हैं अपनी पढ़ाई करते समय, अपनी फैमिली में, वो मैंने 100% फुलफ़िल किए हैं। अगर इंट्रोडक्शन में चीज़ों में मैं ये सारी बातें बताऊँगा एज एन स्किल, एज एन स्ट्रेंथ, तो सामने वाले को लगेगा कि इसको ऑलरेडी सभी चीज़ों का पहले से पता है। पहले से पता मतलब ये अवेयर है टारगेट से, गोल से, दिक्कतों से, टास्क से, अचीवमेंट से। तो वो सब चीज़ें हम लोगों को इंटरव्यू के दौरान प्रोएक्टिवली बतानी है। प्रोएक्टिवली मतलब सामने वाले पूछने से पहले ही हमको लोगों को तैयारी करके अपने इंट्रोडक्शन में बतानी है। अगला पॉइंट जो आप लोगों के सामने अभी दिखाई दे रहा होगा वो है कि अगर सामने वाले ने सवाल पूछा, हमको समझ में नहीं आया, सामने वाले ने सवाल पूछा, अब क्योंकि हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम लोग बोल नहीं पाते कि सर प्लीज़ दोबारा रिपीट करो या फिर दोबारा तरीके से आप बोलो। सवाल अगर समझ में नहीं आया तो आप सिंपली उसको रिपीट करवा सकते हो। अगर गलत आंसर दे दिया तो दिक्कत होगी, और गलत आंसर 100% देंगे जब सवाल समझ में नहीं आया। तो सामने वाले का सवाल अच्छे से समझो, समझ में नहीं आया तो पूछ लो
और समझ में आ गया तो फिर सोचो, फिर जवाब दो, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। पहले सवाल सुना, समझा और उसके बाद बात किया। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हमें बात करनी है, सामने वाले की आंख में आंख डाल के में बात करनी है। मतलब जैसे वो सामने वाला देख रहा है, हम उसकी आंखों में आंख डाल के ही बात करेंगे। आपने कई बार देखा होगा, सामने वाला हमको देख रहा है, हम ऊपर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं जवाब देते समय। तो अगर अभी कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा और आप कोई सवाल पूछ रहे हो, तो सामने वाला लेफ्ट राइट देख रहा है, तो आपको भी लगेगा कि ये कर क्या रहा है। तो ये सब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये सब कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को जब पहले से तैयार करके जाओगे तो आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी लोगों ने अभी तक इंटरव्यू दिया है, जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 99% कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी कर ही देते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो एक जो हिट स्टेटमेंट है, जो काफ़ी लोगों से हमने पूछा कि आपने इंटरव्यू के दौरान एंड में क्या ऐसा 1 या 2 मिनट का पार्ट था जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, चाहे वो एवीपी के इंटरव्यू हो, चाहे वो मैनेजर का इंटरव्यू हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू हो। हमने हज़ारों लोगों से ये सवाल पूछा, तो उसमें जो एक पॉइंट हमें निकल के आया वो आया, उन्होंने एंड में ये बोला कि हो सकता है, आपको ये बोलना है इंटरव्यूअर को, जब सामने वाला बोल दे कि ओके थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वेट, वी विल गेट बैक टू यू, जब आप रूम छोड़ो, कुर्सी से उठो, तो ये आप ये लाइन ज़रूर बोल देना कि सर हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना दिया हो, लेकिन मैं इस बात की आपको अश्योरिटी दिलाता हूँ कि जो भी टास्क, जो भी काम आप मेरे को ज्वाइनिंग के बाद दोगे, वो मैं अपना 100% दे के अचीव करूँगा। इस लाइन से हम क्या साबित कर रहे हैं? इस लाइन से हम ये साबित कर रहे हैं कि इंटरव्यू में हो सकता है कि सवाल का जवाब आपके एक्सपेक्टेशन से मीट ना कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल है, मेरे पास ताकत है उन सभी टास्क को पूरा करने की जो आप मेरे को ज्वाइनिंग के बाद दोगे। अब ये लाइन को आप सोचो कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, सामने वाला बंदा इंटरव्यू के बाद आपको ये बोल के जा रहा है, तो जितना भी उसने गड़बड़ी किया होगा, वो सब गड़बड़ी को नज़रअंदाज तब कर सकते हो जब उसने ये लाइन बोल दिया, क्योंकि कोई बंदा परफेक्ट तो है नहीं, सबको सीखना पड़ता है हर कंपनी में जा कर के। तो अगर सामने वाला व्यक्ति पॉइंट ये समझ पाया और आपने बहुत बड़ी गलती की हो या छोटी गलती की हो, तो शायद वो ओवरकम कर सको आप। तो ये कुछ बातें थी इंटरव्यू के दौरान जो आपको शायद हेल्प करें आगे चीज़ें बताने में। इस वीडियो को अगर आपको ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम वीडियो कंटेंट हम सही बना रहे हैं, आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है कि ये वीडियो उन लोगों को हेल्प कर सकती है जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर देने वाले हैं या फिर देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए। किसी व्यक्ति की जॉब लगेगी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे खुशी होगी, मेरे परिवार को खुशी होगी कि हम किसी की लाइफ में कोई चेंज लेके आ पाए। Thank you very much. All the very best for your coming future interviews.